हेलो एवरीवन, दिस इज मारूफ एंड यूर वॉचिंग मारूफ थिंग। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ दो एक्सट्रीमली हॉरिबल इंसिडेंट एंड इट वाज रियली पेनफुल हालांकि दोनों इंसिडेंट अलग अलग टाइमलाइन पे टेक प्लेस करती है, लेकिन दोनों के बीच एक चीज सिमिलर जरूर है, मिसकैलकुलेशन। स्टरफोंटाइन केव। इट वाज सितंबर 29, 1984। केव एक्सप्लोरर नूनो गोमेज एक अनमैप्ड सेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे थे स्टरफोंटाइन केव में, जो साउथ अफ्रीका में है। नूनो गोमेज के साथ उसके दो दोस्त थे, पीटर एंड मैल्कम, और तीनों का डिसीजन था केव के अंदर गाइडलाइन लगाने का, केव के एंट्री से लेकर इसके एंड पॉइंट तक, जहां कभी कोई नहीं गया था, राइट। और नूनो का प्लान था कि वो अकेला केव के अंदर जाएगा गाइडलाइन को लेकर, जबकि पीटर और मैल्कम बाहर रुकेंगे सरफेस पे इसे असिस्ट करने के लिए। नूनो गाइडलाइन को लेकर पानी में घुसता है और आगे जाता है। रास्ते में वहां मल्टीपल स्मॉल डिफरेंट पैसेजेस थे, लाइक कि कोई स्विच चीज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि स्विच चीज की अपने एक अलग यूनिक होल होती है, ऐसे रास्ते जहां कोई भी आसानी से भुला जाए। फाइनली नूनो केव के एंड तक पहुंच जाता है और उसने सक्सेसफुली गाइडलाइन को लगा दिया था। उसने एग्जैक्टली 395 फीट के डिस्टेंस को कवर किया था। नूनो अब वापस सरफेस पे जाता है दोनों को केव के अंदर लाने के लिए, और अब तक तीनों नूनो, मैल्कम और पीटर इसके साथ इस केव के अंदर आ चुके थे सक्सेसफुली। और केव के एंड में एक छोटा सा एयर पॉकेट मौजूद था जिसका नाम था मिलनर हॉल, जहां वो तीनों अपने एयर मास्क को उतार सकते थे और इजिली सांसें ले सकते थे। तीनों बहुत खुश थे क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुली केव के एक अनएक्सप्लोर्ड सेक्शन को सक्सेसफुली मैप कर लिया था। इनके लिए इट्स लाइक अनचार्टेड टेरिटरी थी और वे लोग यहाँ के एक्सप्लोरर। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू भी होता है। अब वापस तीनों सरफेस की तरफ लौटने लगते हैं, जिसमें नूनो सबसे आगे थे, उसके पीछे मैल्कम और आखिर में पीटर। आगे जाते हुए बीच रास्ते में ही सडनली पीछे से मैल्कम नूनो के पैर को टच करता है और उसे कहता है कि पीटर हमारे पीछे नहीं है, वो कहीं गायब हो चुका है। ये सुनकर नूनो पीछे मुड़ता है और कुछ मोमेंट तक पीछे देखने के बाद इसे पीटर के फ्लैश लाइट की एक ग्लिम्स दिखती है, तो वो दीवार में हाथों से मारता है और पीटर को सिग्नल देता है। कहता है कि इधर आ जाओ, बाहर जाने का रास्ता इधर से है। और ये कहकर नूनो और मैल्कम दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में नूनो फिर पीछे की तरफ देखता है तो देखता है कि पीटर यहाँ नहीं आया है, वो गायब हो चुका है। तो इसे लगता है ओके, पीटर शायद दूसरे पैसेज से बाहर आएगा, ये पैसेज से, जो कि रिलेटिवली ज्यादा वाइड थी कंपेयर टू जिस पैसेज से ये लोग दोनों जा रहे थे। और ये सोचकर नूनो और मैल्कम केव के एग्जिट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों सरफेस पे वापस पहुंचते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि पीटर यहाँ आया ही नहीं है। दोनों यहाँ 1 घंटे तक ऐसे ही वेट करते हैं, लेकिन पीटर यहाँ नहीं आता। मजबूरन दोनों को एक न्यू एयर टैंक को लेकर पानी के अंदर वापस जाना पड़ता है उसे खोजने के लिए। वो गाइडलाइन के पास के सभी एरिया को सर्च करते हैं और स्लाइटली वो गाइडलाइन से थोड़े दूर पे भी जाते हैं सर्च करने के लिए अलग अलग पैसेजेस में। अनफॉर्चुनेटली ये गाइडलाइन से ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे, वरना ये लोग खुद बुला जाते। 4 घंटे तक लगातार खोजने के बाद इन्हें पीटर का कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा था और इनके पास अब तक एयर टैंक में एयर भी खत्म हो चुका था। एंड इनके सर्च करने की वजह से एरिया का पूरा पानी सिल्टेड भी हो गया था, यानी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, ऑलमोस्ट 0। तुम अगर पानी में गए तो तुम्हारे हाथ भी ना दिखे इतना। वो लोग केव से बाहर आ जाते हैं और फाइनली उस दिन शाम में इमरजेंसी टीम को कॉल करते हैं। फायर ब्रिगेड वहां आती है, लेकिन इनके पास केव डाइविंग की एक्सपर्टीज नहीं थी, तो इन्हें और भी इंतजार करना पड़ता है पुलिस डिपार्टमेंट के डाइवर्स टीम को आने के लिए। और फाइनली रात के 11 बजे से सुबह 2 बजे तक इनका सर्च चलता है, बट अगेन पूरा पानी सिल्टेड था, विजिबिलिटी नहीं थी, इन्हें पीटर नहीं मिलता और वो लोग सर्च को रोक देते हैं। इंटरेस्टिंगली रेस्क्यू टीम कन्विंस्ड हो चुकी थी। इतने घंटे बीतने के बाद वो पीटर की तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उनके बॉडी की तलाश कर रहे थे। लेकिन किसी को भी यह रियलाइज नहीं हुआ था कि पीटर मरा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। वो साइड ट्रैक से होकर सेकेंडरी टनल में एंटर कर गया था ऊपर की तरफ। वो देखना चाहता था कि वो इस पैसेज से कितनी दूर जा सकता है। ऑफ कोर्स इट शुड बी थ्रिलिंग मोमेंट फॉर हिम। एंड केव कॉम्प्लेक्स थी, 3D स्ट्रक्चर टाइप कंबाइंड विथ मल्टीपल पैसेजेस। बेसिकली पीटर भुला गया था। इसके पास गाइडलाइन नहीं थी, वाटर सिल्टेड आउट हो चुका था, पूरा अंधेरा भी था और इसके लिए नियरली इम्पॉसिबल हो गया था खुद को ओरिएंट कर पाना ऐसे सिचुएशन में। वो बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते को ट्राई आउट करता है बाहर जाने के लिए, लेकिन इसके सारे अटेम्प्ट फेल हो रहे थे और इसके एयर टैंक में एयर भी खत्म हो रहे थे। वो खुद को पुश करता जाता है बाहर निकलने के लिए और आखिर में वो पहुंचता है एक रूम में जहां एक बड़ा एयर पॉकेट मौजूद था। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि वो यहाँ इंतजार करे ताकि रेस्क्यू टीम यहाँ आके इसे बचा ले, राइट। वो टॉर्च को पानी में मारता है ताकि इसके रिफ्लेक्शन से रेस्क्यूअर को सिग्नल मिले, लेकिन आखिर में वो टॉर्च को भी ऑफ कर देता है ताकि इसकी बैटरी बच सके। वो नॉइस करने की भी कोशिश करता है अपने टैंक को पत्थर से हिट करके, लेकिन इसका सिग्नल किसी को नहीं मिल रहा था। इवेंचुअली वो एग्जॉस्ट हो चुका था और वो वहीं सो जाता है और इससे वो अपने टाइम ट्रैक को भी लूज कर चुका था। इसे टाइम का रेफरेंस नहीं मिल पा रहा था कि उसने 10 मिनट तक सोए या 10 घंटे तक। अनफॉर्चुनेटली केव की पानी सिल्टेड थी, बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी बॉटम में सेटल होने के लिए, नो विजिबिलिटी। और ऐसे सिचुएशन में रेस्क्यू टीम के लिए सर्च करना अच्छा आइडिया नहीं था। एंड अर्लियर एज आई सेड, रेस्क्यू टीम को यकीन हो गया था कि पीटर मर चुका है और अब वो सिर्फ उनके बॉडी की तलाश कर रहे हैं।
सो वो लोग डिसाइड करते हैं पूरा हफ्ता इंतजार करने का, ताकि तब तक आराम से वाटर की सारी सील्ड बॉटम में सेटल हो जाए और फिर उसके बाद दोबारा सर्च शुरू की जाए। दूसरा हफ्ता बीत जाता है और फिर वो दोबारा खोजते हैं, लेकिन फिर भी पीटर की कोई खबर नहीं। सरप्राइजिंगली पीटर अभी तक जिंदा था। उसने 14 दिन तक कंप्लीट डार्कनेस में बिताया था। हालांकि केव का पानी एक लिमिट तक पीने लायक था और एयर पॉकेट में एयर भी मौजूद था। वो खुद से बाहर निकलने की उम्मीद में चेंबर से बाहर आता है और एक पैसेज में जाने की कोशिश करता है जहाँ पानी मौजूद नहीं था। उस पैसेज में वो दूसरी जगह ऊपर की तरफ जा रहा था और फाइनली पीटर के 120 फीट चलने के बाद वो पैसेज के आखिर में पहुंचता है जहाँ एक डेड एंड था, आगे का रास्ता बंद था बेसिकली। सो वो वापस वही चेंबर में आ जाता है दोबारा रेस्क्यू टीम के इंतजार में। इसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका था जिससे वो पानी में तैर सके। एंड ऑल्सो पुलिस कंटिन्यू इसे खोजने यहाँ 4 हफ्तों तक आते हैं, लेकिन अफसोस वो कभी इसे खोज ही नहीं पाते। एंड फाइनली सर्च को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं बिना कोई रिजल्ट के। सरप्राइजिंगली पीटर अंदर जिंदा था। वो अपने गाइडलाइन को छोड़ने के डिसीजन से पछता रहा था। अगर वो अपने दोस्तों से अलग नहीं होता तो वो इस सिचुएशन को फेस नहीं कर रहा होता। इसके 25 kg वजन घट गए थे। वो अंधेरे में हफ्तों तक कंप्लीट डार्कनेस में और प्योर साइलेंस में था और ये इसके लिए एक टॉर्चर से कम नहीं था, क्योंकि स्टडी शो करती है कि इंसान हेलुसिनेट होने लगता है और अपनी सैनिटी लूज करना शुरू कर देता है अगर वो कंप्लीट साइलेंस में रहे तो। एंड इन नो विजुअल स्टिमुलेशन। भूखमरी एक ट्रॉमेटिक स्टेट है और उसके साथ बिना कोई लाइट के, बिना कोई साउंड के, बिना कोई सोशल इंटरेक्शन के रहना, यू कांट इमेजिन वो कैसा होगा उसके लिए। वो मिनट मिनट सफर कर रहा था एक सिली मिस्टेक की वजह से ऑफ कोर्स। सो कुछ दिनों बाद नोनो और मैल्कम अपने साथ कुछ वॉलंटियर को लेकर केव के पास वापस आते हैं पीटर को खोजने। सो एक्चुअली नाइस्टर फाउंटाइन केव बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसके मोस्टली पार्ट सूखा हुआ है और वो स्पेसिफिक पार्ट जो भीगा हुआ था वही पीटर मौजूद था। सो नोनो गोमेज और मैल्कम एक कनेक्शन ढूंढने लगते हैं ड्राई केव और पीटर वाले वेट केव के बीच में, और फॉर्चुनेटली उन्हें वो कनेक्शन मिल जाता है और कुछ घंटे की मेहनत के बाद वो खुद के केव को वेट केव से कनेक्ट कर देते हैं। फाइनली वे लोग वेट केव में एंटर करते हैं। वहां पैसेज में इन्हें पीटर के चलने की फुटप्रिंट्स मिलते हैं और उसी रास्ते में आगे चलते हुए इन्हें पीटर का डेड बॉडी मिलता है और पास के दीवार में एक सेंटेंस लिखा था, आई लव यू शर्ल एंड माँ। प्रोबेबली पीटर को रियलाइज हो चुका था कि अब वो जिंदा नहीं बच सकता, इसलिए उसने ऐसा लिखा शायद। पीटर का फेशियल हेयर काफी बड़ा हो गया था और इससे यह एज्यूम किया जा सकता है कि वो यहाँ कई हफ्तों तक जिंदा रहा, और ऑटोप्सी से यह भी जाहिर होता है कि उसे हाइपोथर्मिया हो गया था और आखिर में इसकी मौत स्टारवेशन से हुई, भूखमरी से। बाद में यह भी डिस्कवर होता है कि एक्चुअली एक रेस्क्यू डाइवर पीटर के बहुत क्लोज भी चला गया था, जस्ट 100 फीट की दूरी पर था पीटर की लोकेशन से। हालांकि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि पीटर को उसे दूसरे रूट लेने की क्या जरूरत थी, वो खुद जिम्मेदार है इसके लिए, लेकिन हमें इस बात की रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी और मे भी थोड़ी गलती रेस्क्यू टीम की भी हो। इस इंसिडेंट के बाद नोनो गोमेज ने फर्दर दूसरे डाइव साइट में डाइव किए और मल्टीपल रिकॉर्ड्स बनाए। इनफैक्ट इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसमें इन्होंने पीटर के ट्रेजेडी की स्टोरी का जिक्र भी किया। नॉक्स माइन डिजास्टर, इट वाज 22 जनवरी 1959। पेंसिल्वेनिया में एक ह्यूज माइन साइट है जहां एंथ्रासाइट की डिपोजिशन बहुत ज्यादा थी। लाइक ये एक टाइप का कोल होता है, लेकिन ये कोल रेगुलर कोल से 6 टाइम ज्यादा वैल्यूएबल होती है, राइट। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इस कोल का डिमांड ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया था, विच लेड टू राइज इन एम्प्लॉयमेंट रेट। लाइक 10,000 से ज्यादा लोग इस एरिया में अलग अलग माइन साइट में काम करते थे। बट जहाँ कॉर्पोरेट कंपनीज की राइज होती है वहां उनके लिए मॉरल वैल्यू, एथिकल स्टैंडर्ड्स लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दे ओनली प्रायोरिटाइज प्रॉफिट्स एंड नथिंग। उस दिन सुबह स्पेशली नॉक्स माइन में 81 वर्कर्स अंदर जाते हैं, इंक्लूडिंग फ्रैंक, सैम्यूल और एक सर्वेयर जोसेफ स्टेला, जिसका काम था इस माइन की इंस्पेक्शन करना, वर्कर से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाना और माइन में जो भी नए रास्ते बनते हैं उसकी मैपिंग करना ऑन ए रेगुलर बेसिस। एनीवे, उस दिन जब जोसेफ नॉक्स माइन में एंटर होता है और जब अपने कॉरिडोर की तरफ जा रहा था तो पीछे एक दूसरे कॉरिडोर से एक माइनर की आवाज आती है जो भागता हुआ इसकी तरफ आ रहा था और सभी को यहाँ से जल्दी से निकलने को कह रहा था। और जब जोसेफ पीछे की तरफ देखता है तो और भी लोग वही कॉरिडोर से इसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे और ये सब देखकर इसे कुछ समझ नहीं आता कि हो कह रहा है। एंड जस्ट इन ए मोमेंट वो पानी की वेव को अपने पास आते हुए देखता है तेजी से और उसकी वाटर लेवल रैपिडली राइज हो रही थी। अगर हम नॉक्स माइन की मैप को देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग माइन है जो कि एक मेज की तरह है। एक्चुअली ये मेज ही है जहाँ आप इजिली भूला जाओगे। इनफैक्ट इस माइन की गहराई 100 फीट तक जाती है और इंटरेस्टिंगली इस माइन के ऊपर एक रिवर फ्लो करता है, सस्काहाना रिवर, जिस रिवर का पास्ट कुछ खास अच्छा भी नहीं रहा था। लाइक इसी वीक इस सस्काहाना रिवर की वजह से कुछ टाउन में डेडली फ्लड भी आया था और एग्जैक्टली ये रिवर इसके ऊपर फ्लो करती है। यू गॉट माई पॉइंट। इफ यू आर थिंकिंग रिवर के नीचे माइनिंग करना इलीगल है तो नहीं, गलत। रिवर के नीचे माइनिंग करना कंप्लीटली लीगल है, लेकिन इसके लिए कोल कंपनी को कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, दैट्स इट। लाइक उन्हें ध्यान देना था कि वो रिवर बेड के ज्यादा क्लोज ना चले जाए डिग करते हुए, उन्हें सेफ एरिया के पास तक ही जाना था।
लेकिन नॉक्स माइन कोल कंपनी इस चीज को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर देती है। उन्हें इस एरिया से ज्यादा एंथ्रासाइट निकालना था, प्रॉफिट्स बनाना था, दैट्स इट। एंड एट वेरी मिनिमम उनके लिए 11 मीटर्स तक रिवर के क्लोज जाना सेफ था, बट वो कुछ ज्यादा ही 2 मीटर तक क्लोज चले जाते हैं और इसकी वजह से ऊपर की सीलिंग कोलैप्स कर जाती है और इंस्टेंटली मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर माइन में अंदर आने लगती है। एंड जितनी तेजी से रिवर का पानी अंदर आ रहा था तो शुरू में तो ये सीलिंग का होल छोटा था, लेकिन अब वो रैपिडली एक्सपैंड हो जाता है एंड सून इनफ इसका डायमीटर 100 फीट प्लस हो जाता है। इट वॉज लाइक अ साइलेंट भलपूल, वो भलपूल जो बड़े बड़े डेवरीज को अपने अंदर समा ले रही थी। माइन के अंदर स्टिल 45 लोग थे जिन्हें अभी भी बाहर निकलना था, इंक्लूडिंग फ्रैंक, सैम्यूल एंड जोसेफ स्टेला। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि माइन के अंदर किसी भी वर्कर के लिए ओरिएंट कर पाना बेहद मुश्किल था। वो सब भुला सकते थे। कितने ऐसे चेंबर और टनल थे जो मैप में अपडेट नहीं हुए थे, और ऐसा कंपनीज करती है लीगल ट्रबल से बचने के लिए। लेकिन एक 33 माइनर के ग्रुप में जोसेफ स्टेला भी थे और उन्हें मैप की नॉलेज अच्छी थी। प्लस एक पर्सन एम्यूडियो थे जिन्होंने ही एक्चुअली इन लोगों को माइन के अंदर हादसे के बारे में इन्फॉर्म किया था 50 फीट ऊपर शाफ्ट में चढ़कर, और इसकी वजह से समहाउ ये 33 माइनर्स सेफली एग्जिट की तरफ चले जाते हैं। 12 माइनर्स अभी भी नॉक्स माइन में गायब थे, इंक्लूडिंग फ्रैंक एंड सैम्यूल, और रेस्क्यूअर के अकॉर्डिंग ये लाइकली था कि वो जिंदा होंगे, लेकिन इनके लिए माइन के अंदर जाना इम्पॉसिबल था बिना रिवर वाटर को अंदर जाने से रोके हुए। एंड सून इनफ ये लोग वर्लपूल में डंप करना शुरू करते हैं माइन कार्स, रेल रोड कार्स, हंड्रेड्स ऑफ वेल्स ऑफ हे, ताकि अंदर की सीलिंग बंद हो जाए। और आखिर में 2 दिनों में टोटल 38 गोंडोला कार्स, 200 से ज्यादा माइन कार्स, बड़े बड़े पत्थरों को ट्रक में भर के अंदर रिवर में डंप किया जाता है। यूटिलिटी पोल्स, रेल रोड टाइज, लाइक जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ अंदर डंप किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली एक काम कर जाता है, 30 to 40% वाटर फ्लो माइन के अंदर कम हो जाती है। लेकिन टाइम बीतते हुए रेस्क्यूअर को यह बात समझ आ जाती है कि वो 12 लोग की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी अंदर में। इनफैक्ट एक माइनर प्रेस को यह भी कहता है कि उन्होंने माइन के अंदर 3 डेड बॉडीज को देखे पानी में फ्लो करते हुए। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ माइन, ये एस्टिमेट था कि अब पूरा माइन कम्प्लीटली पानी से भर गया है और यह अनलाइकली था कि वो 12 लोग अभी तक जिंदा होंगे। हाँ, ऑफिशियल अपडेट यही था कि लाइक वो 12 माइनर्स के जिंदा होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि माइन के अंदर कोई एक्चुअली हाई पॉइंट है ही नहीं जहां वो सेफली जा सके और 3 दिनों तक सर्वाइव कर सके। लेकिन इसमें एक न्यूज अच्छी थी, इन लोगों ने 3 दिनों के बाद फाइनली रिवर वाटर को माइन में अंदर जाने से कम्प्लीटली रोक दिया था। रेस्क्यूअर अब मोटर पंप से सारे पानी को बाहर निकालना शुरू करते हैं, लेकिन पता इन्हें पंप आउट करना था 40 बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर, और ये करने में इन्हें नेक्स्ट 3 वीक्स लग जाते हैं। स्ट्रेंजली माइन से पूरे पानी को बाहर निकालने के बावजूद भी उन्हें वो 12 माइनर्स की डेड बॉडीज कभी नहीं मिलती, इंक्लूडिंग फ्रैंक एंड सैम्यूल। बाद में उस जगह पर एक डैम बनाया जाता है रिवर वाटर को कोलैप्स पार्ट से सेपरेट करने के लिए, और उस पार्ट को जहाँ सीलिंग टूटी थी उसे कॉन्क्रीट से सील कर दिया जाता है। कमिंग टू इंक्वायरी पार्ट, इन्वेस्टिगेशन से ये रिवील होता है कि एक्चुअली ये हादसे होने की वार्निंग 9 दिन पहले एक माइन इंस्पेक्टर ने दिया था, लेकिन नॉक्स माइन कोल कंपनी इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। प्लस जहाँ सीलिंग कोलैप्स हुई थी वहाँ कुछ दिन पहले ही पानी हल्की हल्की ड्रिप होती थी, एंड दैट्स वाई वर्कर वहाँ रेन कोट पहनकर काम करते थे। और यहाँ वर्कर की गलती तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई सही माइंडसेट वाला पर्सन कभी ऐसा काम नहीं करेगा, बल्कि ये कंपनी की गलती है जिसने वर्कर को फोर्स किया कोल को बाहर निकालने के लिए उस एरिया से। माइन के अंदर फ्लडिंग हुई इन सिंपल एंड शॉर्ट नॉक्स माइन कोल कंपनी के इलीगल मैल प्रैक्टिसेस की वजह से, एंड एज ए रिजल्ट 12 लोगों की जाने गई आउट ऑफ 81। नॉक्स माइन कोल कंपनी के 12 ऑफिशियल्स कन्विक्ट होते हैं, उन्हें जेल होती है फॉर ब्राइबरी एंड टैक्स इवेजन, और ये हादसे की वजह से नॉक्स माइन कोल कंपनी बंद हो जाती है, और इसकी वजह से पेंसिल्वेनिया में सब कुछ बदल गया था। ट्रेजिकली उन 12 लोगों के फैमिली मेंबर्स को कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाता कंपनी के द्वारा। ये इंसिडेंट के 4 साल बाद तक भी अमेडियो को कार्नेजी मेडल मिलता है, क्योंकि इनके एयरक्राफ्ट में वर्कर्स को अलर्ट करने की वजह से ही वो 33 वर्कर्स की जान बची थी, और वो 12 बचे हुए वर्कर्स की डेड बॉडीज कभी नहीं मिलती। लाइक इट वॉज ए हॉरिबल डिजास्टर, लाइक यू नो इट वॉज ए ह्यूज डिजास्टर फॉर दैट टाइम, जिसके बारे में अभी तक बातें होती है, जिसको कि मैंने बहुत ही छोटा करके बताया है। माई मिस्टेक ऑब्वियसली, and do subscribe if you think this video deserves a single like from your side.